काल के बाद अब हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें मौर्य काल के बाद, यानी मौर्योत्तर कालीन इतिहास के बारे में। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि बृहदत्त, मौर्य वंश के शासक बृहदत्त की हत्या करके उनके अपने ही सेनापति, ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने सिंहासन पे कब्जा कर लिया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ये बात 185 बीसी की है। 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग जो बृहदत्त मौर्य वंश के जो अंतिम राजा सिद्ध हुए, उनकी हत्या करके भरी सभा में बताया था, लोगों के बीच में सिंहासन पे कब्जा किया और यहां से शुंग वंश की शुरुआत हुई। अच्छा हाँ, एक चीज हम और देख लें कि ये इतिहास बनाने के लिए हमें सामग्री कहां से मिलती है। भाई इतिहास लिखने के लिए हमारे पास एथेंटिक मटेरियल भी तो होना चाहिए, तभी तो हम इतिहास बनाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि उंगली बनाई है, व्हाट्सएप पे कुछ भी टाइप कर दिया हो, इतिहास हो गया। ये व्हाट्सएप हिस्ट्री में ही संभव है। इसके लिए जिन साहित्यिक ग्रंथों का सहारा लिया जाता है उनमें पहले तो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथों में आपने ललित विस्तर का नाम सुना होगा, है? ललित विस्तर, दिव्यावदान और एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका नाम बड़ा अच्छा है, मंजू श्री मूल कल्प। इस तरह के बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर, मंजूश्री, मूल कल्प, दिव्यादान, और इसके अलावा आपका नागसेन का मिलिंद पनो है। हम लिख दे रहे हैं, आप चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। मिलिंद पनो है और पतंजलि का महाभाष्य है। कालिदास की एक जानते हैं महत्वपूर्ण कृति, क्या नाम है इसका, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। इसका नाम है मालविकाग्निमित्र। ठीक, मालविकाग्निमित्र के बाद विदेशी ग्रीक रचनाकारों में आपके जैसे कि प्लूटार्क हैं, टालमी है, प्लिनी है। प्लिनी ने पता होगा कि इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है नेचुरल हिस्ट्री। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको याद होगा, फिर से रिवाइज कर ले। नेचुरल हिस्ट्री, टॉलमी का ज्योग्राफी है, टॉलमी का ज्योग्राफी, और प्लूटार्क एक, यानी प्लेनी, प्लूटार्क, टॉलमी, ये ग्रीक रचनाकार हो गए। इसी तरीके से एक अज्ञात रचनाकार की कृति है बड़ी महत्वपूर्ण, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो ये आपके हैं। इसी तरीके से अभिलेखों में धनदेव का अयोध्या का अभिलेख है, उससे इन सारी चीजों से, और इससे खास करके ये जो यात्रा वृत्तांत है ज्योग्राफी में, नेचुरल हिस्ट्री में, या प्लेनी, टॉलमी, प्लूटार्क के जो यात्रा, इससे भारतीय व्यापारियों की क्या प्रवृत्ति थी उस समय, उस व्यापारियों से संबंधित विवरण है, उससे हमें इतिहास बनाने में मदद मिलती है। तो इन सारे साक्ष्यों के आधार पे जो इतिहास बना है, उसी के आधार पे हम इन मौर्योत्तरकालीन वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश आदि की चर्चा करते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं कि शुंग वंश जो है की स्थापना 185 बीसी में हुई, और ये 185 बीसी से 75 बीसी तक करीब कितना हो, 75 और 5 80 10 90 हुआ ना, 90 वर्ष तक शुंग वंशियों ने शासन किया। ठीक, शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की भरी सभा में हत्या करके की, जो कि उनके अपने सेनापति थे। और शुंग वंश 90 वर्षों तक पाटलिपुत्र और मध्य भारत पे शुंग वंशियों ने 90 वर्ष तक शासन किया। यह भी आप जानते हैं कि धार्मिक रूप से शुंग वंश या पुष्यमित्र शुंग, उस समय उन्होंने ब्राह्मण धर्म का उत्थान किया, ब्राह्मण शासक थे। उन्होंने अपने समय में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, और इस यज्ञ के पुरोहित कौन थे पता है आपको? ये पतंजलि, महाभाष्य, महर्षि पतंजलि, याद रखिएगा, महर्षि पतंजलि इस अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे।
बिना पुरोहित के आगे कहा होता था। और अभी चर्चा की अभिलेखों की कि जो धनदेव का जो अयोध्या का अभिलेख मिलता है वहां से इस अश्वमेध कराए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में पीछे भी चर्चा हो चुकी, आपने सुना कि ये बौद्ध भिक्षुओं का कहा जाता है कि इन्होंने व्यापक पैमाने पे संहार कराया, ब्राह्मण धर्म का उत्थान किया। लेकिन ये बातें जो है, ये जो बताया कि दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प, ये जो बौद्ध साहित्य है इनके आधार पर आधारित है, ये ऐसा मानते हैं। बौद्ध साहित्य जैसे दिव्यावदान, ये दिव्यावदान नहीं, दिव्यावदान है, दिव्यावदान और मंजूश्री, मूलकल्प आदि रचनाओं के आधार पर यह माना जाता है कि पुष्यमित्र जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु थे, सहिष्णु नहीं थे। लेकिन अगर आप एक दूसरी घटना ये देखेंगे कि जो भरहुत का स्तूप है, भरहुत का स्तूप, ये बौद्धों का, इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहास में मिलता है कि भरहुत का जो स्तूप है उसको पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवाया। एक तरफ दिव्यावदान और मंजूश्री, मूलकल्प जैसे बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ ये बताते हैं कि इतने व्यापक पैमाने पे बौद्धों का संहार कराया। लेकिन एक घटना ऐसी भी है, राजा होने के नाते पुष्यमित्र ने जो है भरहुत का स्तूप का निर्माण भी कराया। और यही नहीं, शुंगवंशियों ने जो सांचे का स्तूप है हमारा, उसके चारों तरफ भी 4 दीवारी का निर्माण कराया। और अगर आप भाषा की बात करेंगे तो शुंगवंशियों ने संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान किया। तो पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र हुए, अग्निमित्र के बेटे वसुमित्र हुए, वसुमित्र शासक हुए। और वसुमित्र के बाद उनके बेटे वज्रमित्र शासक हुए। मित्र सब में लगा हुआ है, पुष्यमित्र, अग्निमित्र और वसुमित्र, फिर वज्रमित्र। और इसके बाद वज्रमित्र के बेटे भागभद्र शासक हुए। ये शुंग वंश की बात हो रही है। हाँ, तो भागभद्र जो है, इन्हीं के समय में जो है ग्रीक के राजा थे, उस समय उनका नाम क्या था, उनका नाम था एंटियलकीट्स। ग्रीक शासक थे, उनका नाम था एंटियलकीट्स। और उनके जो राजदूत थे, एम्बेसडर थे भागभद्र के दरबार में, उनका नाम था हेलियोडोरस। आपने बहुत सुना होगा, बहुत परीक्षाओं में आया ये। और हेलियोडोरस उस समय वसुदेव से प्रभावित होकर के, भागवत धर्म के संस्थापक थे ना वसुदेव, तो भागवत धर्म से प्रभावित होकर के उन्होंने वेश नगर में आप जानते होंगे कि वसुदेव से प्रभावित होकर के, भागवत धर्म से प्रभावित होकर के वेश नगर में इन्हीं वसुदेव के सम्मान में उन्होंने एक गरुण स्तंभ बनाया। ये बहुत एग्जाम में आता है, गरुण स्तंभ। गरुण स्तंभ, देखिए स्याही खत्म हो गई, इसमें डालता हूं मैं, बात कर लेते हैं। गरुण स्तंभ जो है ये भागभद्र के दरबार में उस समय के जो ग्रीक शासक थे उनका नाम था एंटियलकीट्स। ये कि राजदूत एम्बेसडर आए थे इनके सभा में, जिनका नाम था हेलियोडोरस भागवत धर्म से प्रभावित होकर के उन्होंने भागवत धर्म के संस्थापक बताया वसुदेव थे, वसुदेव के सम्मान में गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया, बनाया। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि गरुण स्तंभ जो है बेसनगर उड़ीसा में है, बेसनगर में किसने बनवाया, तो याद रखिएगा ये हेलियोडोरस थे, हेलियोडोरस। और ये बात हो गई भागभद्र की, एक महत्वपूर्ण घटना इनके समय गरुण स्तंभ बना जिसे हेलियोडोरस ने बनाया, भागवत धर्म से प्रभावित थे और वसुदेव के सम्मान में, स्मृति में, ये बात हो गई। और भागभद्र के बाद उनके बेटे शासक हुए देवभूति, और देवभूति जो है ये अंतिम शासक सिद्ध हुए, देवभूति अंतिम शासक सिद्ध हुए। और इनके साथ भी वही हुआ जो इनके पिता भागभद्र के पिता वज्रमित्र ने, वज्रमित्र के पिता वसुमित्र ने, वसुमित्र के पिता अग्निमित्र ने, और अग्निमित्र के पिता पुष्यमित्र ने जो कृत बृहदत्त के साथ किया था, जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक सिद्ध हुए थे,
उसी की पुनरावृत्ति हुई। इतिहास अपने आप को दोहराया कि देवभूति अंतिम शासक साबित हुए शुंग वंश के। 75 बीसी की बात है ये। उन्हीं के ब्राह्मण मंत्री, इनके परदादा के परदादा तो सेनापति थे, और इनके ब्राह्मण मंत्री जिनका नाम क्या था, वसुदेव था। देखिए उस समय लोग भागवत धर्म से कितने प्रेरित थे कि नाम इस तरह से रखा करते थे। तो अंतिम शासक देवभूति सिद्ध हुए शुंग वंश के। इनके साथ भी इतिहास दोहराया। इनके अपने ब्राह्मण मंत्री हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया और शुंग वंश समाप्त हुआ। कण्व वंश, कण्व वंश कनवाज का, ये कनवाज है डायनास्टी, ये 75 बीसी की बात है। तो 75 बीसी में कण्व वंश स्थापित हुआ। संस्थापक इसके बताया वसुदेव थे। कभी मैचिंग करने को आवे तो शुंग धर्म, पुष्यमित्र, अंतिम शासक कौन सिद्ध हुए, देवभूति सिद्ध हुए, और शुंग कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, तो 75 बीसी। अच्छा ये बहुत दिन नहीं चला। कण्व वंश जो है 75 बीसी से लेकर के कितना शायद 30 बीसी, 30 बीसी तक 45 साल शासन किया खाली। कण्व वंशियों ने 45 साल तक खाली शासन किया। और ये बताया कि शुंग वंश, ये देखिए 185 से 75 तक 75, 15, 90 साल शासन किया था। कण्व वंश ने ये जो है कितना 45 साल, आधा उनका, यानी शुंग वंश का आधा समय शासन किया। कण्व वंश ने मात्र 45 साल। और 30 ईसा पूर्व में इनका भी खात्मा हो गया। और देव के बाद आप कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, कि भूमि मित्र और नारायण, वसुदेव ने स्थापना की। वसुदेव के बाद भूमि मित्र हुए, भूमि मित्र के बाद नारायण हुए, दूसरे शासक। नारायण के बाद सुशर्मन हुए, और सुशर्मन की हत्या किसने की, सिमुग ने की, और सिमुग ने इनकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। और अब पढ़ते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के संस्थापक आपने देखा कि सिमुग थे। और सातवाहन का अर्थ होता है सातवाहन, 7 व्हीकल्स। सातवाहन सूर्य को कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का रथ 7 घोड़ों द्वारा, 7 कलर्स के द्वारा खींचा जाता है। और सातवाहन वंश के लोग सूर्य के उपासक थे, संभवतः इसीलिए इन्हें सातवाहन कहा गया। तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुग, इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की। और सातवाहनों ने दक्कन और मध्य भारत पर मौर्यों के बाद उनके द्वारा जो छोड़ी गई जगह थी उसको उन्होंने अच्छी तरीके से ले लिया। ये वही है, इनको पुराणों में आंध्र कहा गया है। सातवाहनों को जो है पुराणों में आंध्र कहा गया है। पुराणों में सातवाहन का नाम नहीं आता, उन्हें वहां आंध्र कहा गया है। और अगर आप सातवाहन अभिलेखों की बात करेंगे तो उसमें आंध्र नाम नहीं मिलता, विरोधाभास है। पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया है, लेकिन अगर सातवाहन के अभिलेखों में आप देखेंगे तो आंध्र का नाम कहीं नहीं मिलता। पुराणों के अनुसार, पुराण में इन्हें बताया आंध्र कहा गया। आंध्रों ने करीब 300 वर्षों तक शासन किया, और यही वास्तव में सातवाहन काल है भी, 300 वर्षों का। और सबसे पुराना अभिलेख जो सातवाहनों का है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है, जिसमें कि ये चर्चा मिलती है जो पीछे हम लोगों ने कहा कि कण्व वंश, कण्वों को हरा करके इन्होंने मध्य भारत के एक बड़े भूभाग पे, कुछ भाग पे सत्ता स्थापित की थी। ये हमें ईसा पूर्व प्रथम शती के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इन्होंने कण्व को हरा करके मध्य भारत के एक अच्छे खासे भाग पे सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक, एक बात और कि ये प्रारंभिक जो सातवाहन शासक थे ये आंध्र नहीं थे, बल्कि ये कहें कि इनका शासन उत्तरी महाराष्ट्र में था। और वहां से, चूंकि आप देखेंगे तो उत्तरी महाराष्ट्र में इनके जो प्राचीनतम सिक्के हैं खुदाई में वहीं मिलते हैं, और प्रारंभिक जो इनके अभिलेख हैं वो भी वहीं मिलते हैं, ये उत्तरी महाराष्ट्र में मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि
अब भाई सिक्कों की खुदाई से, अभिलेखों से, जो कि उत्तरी महाराष्ट्र में है, इससे लगता है कि बाद में इन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार जो है कर्नाटक और आंध्र में किया, और शुरुआत में इनका क्षेत्र जो था वो उत्तरी महाराष्ट्र में था। ठीक। एक बात और इनके, आप जानते हैं कि इनके प्रबल जो इनमी थे, जो शत्रु थे, वो शक थे। दक्कन व पश्चिमी भारत के भूभाग पे सत्ता स्थापित कर रखी थी। अगर आप सातवाहन शासकों की बात करेंगे तो इसमें सिमुख संस्थापक हैं, और प्रमुख शासकों की बात अगर आप करेंगे तो एक दूसरे शासक हैं आपके सातकर्णी। सातकर्णी उपाधि थी, सातकर्णी प्रथम, ये एक महत्वपूर्ण शासक हुए, और इनके शासन में ही सबसे पहले कहा जाता है कि भूमिदान की परिपाटी जो है इन्हीं के समय में। सातकर्णी, इनकी पत्नी, हाँ इनकी पत्नी नागानिका थी, नागानिका इनकी रानी पत्नी थी, जिनके नाम पे इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए, और इन्होंने ही जो है क्या कहते हैं उसको कि मालवा शैली में गोल्ड सिक्के जो है मालवा शैली में ये इन्होंने ढलाए, और इनकी पत्नी के नाम पे नायनिका नाम था उनका, रानी थी। नाना घाट का अभिलेख है, नाना घाट का अभिलेख जो है जिसमें इस बात की चर्चा मिलती है। ये महत्वपूर्ण। इसी तरीके से तीसरे शासक, हमारे महत्वपूर्ण शासकों की बात है तो हाल थे। हाल का नाम आप जानते होंगे। हाल एक बड़े ही प्राकृत भाषा के विद्वान कवि थे, जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है गाथा सप्तशती। सप्तशती लिखने की परंपरा थी, सप्तशती यानी 700। गाथा सप्तशती की रचना बहुत सुना होगा आपने, बड़ी महत्वपूर्ण कृति है। हाल इसके रचयिता है, और ये साहब कवि थे हाल जी, तो इन्होंने अपने दरबार में, जाहिर सी बात है कि जो कवि थे, रचनाकार थे, इस तरह के लोगों को आश्रय दिया, इस तरह के लोगों को अपने दरबार में रखा। और एक रचना है बृहत कथा, और इसी तरीके से है आपका कातंत्र। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण रचना है बृहत कथा। बृहत कथा ये गुणाढ़ इसके रचयिता हैं। इसी तरीके से कातंत्र है, कातंत्र की रचयिता सरवर्मन थे। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हाल के समय में हुई। और इस सातवाहनों के सबसे महान शासक जो हुए, ये आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी हुए। गौतमी पुत्र सातकर्णी है, एक कर्णी दो कर्णी नहीं, सातकर्णी। ये गौतमी पुत्र, ये he was the greatest ruler of this dynasty, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक। इन्होंने जो है सातवाहनों को जो है अपने चरम सीमा पर, अपने ऐश्वर्य के चरम बिंदु पर स्थापित किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इन्होंने मालवा, उत्तर में मालवा से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक इन्होंने राज किया। मालवा से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक इन्होंने अपना शासन चलाया। और गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात ये कि ये अपने आप को बताते थे कि एकमात्र ब्राह्मण शासक हैं, और इन्होंने क्षत्रियों का व्यापक पैमाने पे कहा जाता है कि संहार किया। इनकी दुश्मनी जो है उस समय क्या कहते हैं कि नहपान थे एक राजा, इनकी जो है प्रतिद्वंदिता। नहपान किस वंश के जानते हैं? ये क्षयरात वंश के थे। नहपान जो है क्षयरात वंश के थे, और इनसे इनकी कट्टर दुश्मनी थी। वो ये कहते थे कि इन्होंने क्षयरात वंश का नाश कर दिया, और बताते थे कि ये बिल्कुल विशिष्ट ब्राह्मण और एकमात्र ब्राह्मण शासक अपने आप को मानते थे। ठीक। और अगर आप देखेंगे तो नहपान जो क्षयरात वंश का शासक था, उसके जो 8000 सिक्के नासिक से मिले हैं, उसमें ऐसा देख के लगता है कि बाद में सातवाहनों ने उसको फिर से ढलाया था, फिर से ढलाई कराए जाने का प्रमाण मिलता है, जिससे ये लगता है कि शायद इन्होंने जो है इस वंश को पराजित किया था। इनका दावा इससे पुख्ता होता है। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण शासक थे, उनका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी एक महत्वपूर्ण शासक थे,
और इनके बारे में ये है कि इन्होंने जो है अपनी राजधानी आंध्रा में औरंगाबाद, आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद में गोदावरी नदी के किनारे इन्होंने जो है क्या कहते हैं प्रतिष्ठान में, पैठन जिसको कहते थे, या प्रतिष्ठान, पैठन या प्रतिष्ठान को इन्होंने राजधानी बताया। इसे लगता है कि इस समय तक इनका विस्तार आंध्रा में अच्छी तरीके से हो चुका था। और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी नाम था इनका, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद एक महत्वपूर्ण सातवाहनों के शासक हुए। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पे पैठन, जिसे प्रतिष्ठान कहते थे, उसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये बात हो गई। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे, सिर्फ महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा कर रहा हूं, उसमें कुछ शासक छूट गए हैं, वो यज्ञसेन सातकर्णी थे। अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ सातवाहना डायनास्टी वाज यज्ञसेन सातकर्णी। 1 2 3 4 5 6 नहीं, सातकर्णी। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका अगर आप क्षेत्र की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में था। और यज्ञसेन सातकर्णी जो सातवाहनों के अंतिम शासक हुए, उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रुचि जो है, इनके सिक्कों पे जो है आप देखेंगे तो जहाज बने हुए मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी रुचि जो है समुद्री व्यापार और जल यात्रा में थी। अगर कभी इस तरह की बात प्रश्नगत हो सातवाहनों का, वह कौन सा राजा है जिसके सिक्कों पे जलयान मिलते हैं, जिनकी विशेष रुचि है, प्रश्न बनाने का कोई अंत नहीं कि पढ़ के आप हंसेंगे अगर इस तरह का प्रश्न पत्र में आ जाए कि वह किस वंश का राजा था जिसकी रुचि जल यात्रा और समुद्री व्यापार में खास करके थी, कि उनके सिक्कों पे जो है जहाज की आकृति मिली है। तो धीरे सातवाहन फलाने टिकाने, याद रखिएगा सातवाहन की बात हो रही है। ये यज्ञसेन सातकर्णी थे। तो संक्षेप में ये शासक हो गए। सिंसिमुख ने वंश की स्थापना की थी। सातकर्णी इनके प्रथम महत्वपूर्ण शासक हुए। इनके बारे में खास बात यह है कि सबसे पहले भूमिदान की परिपाटी इन्होंने शुरू की। घाट का अभिलेख जो इनकी पत्नी से संबंध है, इनकी पत्नी का रानी का नाम नागानिका था, कहीं नयानिका कहीं नागानिका था। और हाँ, इन्होंने अपने समय में मालवा पद्धति पे गोल्ड सिक्के ढलवाए, अपने पत्नी के नाम पे चांदी के सिक्के जाए। इतिहास में यही सब में पढ़ेंगे, राजनीतिक इतिहास। सातकर्णी हुए कौन कौन? हाल एक महत्वपूर्ण शासक हैं। हाल बताया प्राकृत भाषा के बड़े विद्वान थे। गाथा सप्तशती इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें स्वयं इनकी लव स्टोरी का वर्णन है। हाँ, ये भी याद रखिए, गाथा सप्तशती में इनकी प्रेम कहानियों का वर्णन है हाल साहब के। ठीक। और एक महत्वपूर्ण कृति है, आप देखो बृहद कथा का नाम सुने होंगे, गुणाढ्य इसके रचनाकार। इसी तरीके से एक और पुस्तक है कातंत्र, जिसे सर्ववर्मन ने लिखा। ये सब हाल की रचना है, हाल के पीरियड में हुआ है। ठीक। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक हुए जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे इस वंश के, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनके समय में कि सातवाहन अपने ऐश्वर्य की चरम सीमा पे पहुंचा। इनका शासन मालवा से कर्नाटक के बीच में था। कहा जाता है कि ये अपने आप को कहते थे कि एकमात्र ब्राह्मण शासक हैं। इन्होंने क्षत्रिय वंश को से काफ़ी ठनी रहती थी। इन्होंने क्षत्रिय वंश से भिड़े काफ़ी। और इनका दावा था कि इन्होंने क्षरात वन वंश के जो है, इनके जो दुश्मन थे नहपान, उसको इन्होंने क्षरात वंश का समूल नाश कर दिया। और इनके जो जिनसे इनकी ठनी भिड़ा भिड़ी रहती थी, कौन? नहपान को इन्होंने जो है उस वंश को ही नाश कर दिया इन्होंने। तो ये था, तो ये इनकी खास बातें थी। और इसके प्रमाण में मिलते हैं कि जो नहपान के 8000 चांदी के सिक्के मिले हैं, उसको लगता है कि बाद में सातवाहनों ने उसको फिर से ढलवाया था। और उनके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हुए, जिन्होंने कि आप जानते होंगे क्योंकि इन्होंने आंध्रा में क्या कहते हैं औरंगाबाद जिले में गोदावरी के तट पे पैठन, जिसे प्रतिष्ठान कहते हैं, उसको अपनी कैपिटल बनाया। कभी आता है इस तरह का, तो ध्यान रखेंगे आप। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट रूलर वाज यज्ञसेन सातकर्णी, जो कि बताया जाता है कि इनकी रुचि जो है
समुद्र व्यापार और समुद्र यात्रा में बहुत ज़्यादा थी। तो ये संक्षेप में